वेलकम डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का बायोलॉजी क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के कंपोनेंट के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जो इकोलॉजी का बेसिक कंसेप्ट था उसके बारे में। लास्ट वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जा करके ईजिली उसे चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोलॉजी के कंपोनेंट। सबसे पहले बात करें इकोलॉजी क्या होती है, तो इकोलॉजी एनवायरनमेंट और जो एनिमल होते हैं उनके बीच में एक जो इंटर रिलेशन होता है, ठीक है, संबंध जो होता है उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। यानी कि जीव जो है वो एनवायरनमेंट के साथ में क्या होता है भाई, रिलेटेड होता है, उससे संबंध रखता है। और जीव बिना एनवायरनमेंट के जीवित नहीं रह सकता है। इसी को हम अपोजिट बेस पे देख सकते हैं, एनवायरनमेंट भी जीवों के बिना कंप्लीट नहीं हो सकता है, इसलिए दोनों एक दूसरे पे क्या होते हैं भाई, डिपेंड होते हैं। सो जीव का और एनवायरनमेंट का आपस में इंटरेक्शन होता है, ठीक है, इसे हम इकोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर कि इकोलॉजी के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो इकोलॉजी के मोस्टली दो कंपोनेंट हैं। पहला है एबायोटिक कंपोनेंट और दूसरा है बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, वे कंपोनेंट जो कि निर्जीव चीज़ों से मिलकर के बने होते हैं। और बायोटिक कंपोनेंट वे कंपोनेंट जिसमें लाइफ प्रेजेंट होती है। लाइफ से मतलब या तो इसमें प्लांट होगा या फिर इसमें एनिमल होगा, ठीक है। ये दोनों कंपोनेंट जो होते हैं वो बायोटिक फैक्टर में आते हैं या फिर बायोटिक कंपोनेंट में शामिल किए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एबायोटिक कंपोनेंट की। तो एबायोटिक कंपोनेंट को यहाँ पर तीन ब्रॉडली कैटेगरी में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले बात करें एटमॉस्फेयर, यानी कि वो एरिया जो कि वायुमंडल का होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। दूसरा लिथोस्फेयर, यानी कि पृथ्वी का ऐसा भाग जहाँ पर सतह पाई जाती है या सॉलिड जो पार्ट होता है। तीसरा हाइड्रोस्फीयर, यानी कि पृथ्वी का वो पार्ट जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पर ब्रॉडली देखें तो एटमॉस्फेयर जहाँ पर पूरी वायुमंडल की गैसेज आ गई, लिथोस्फीयर जहाँ पर सॉलिड पार्ट आ गया, और हाइड्रोस्फीयर जहाँ पर वाटर को ऐड किया गया है, अर्थात हवा, भूमि और जल तीनों को मिला करके यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट बोला जाता है। सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर के पार्ट की। तो एटमॉस्फेयर जो पार्ट होता है हमारे पृथ्वी का, उसे यहाँ पर ब्रॉडली चार कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कैटेगरी इसकी ट्रोपोस्फेयर है, यानी कि अगर हम पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी के धरातल से जो पास का वायुमंडल होता है, समथिंग 10 किलोमीटर के मोटाई का, 10 किलोमीटर की ऊंचाई का, ये जो एरिया होता है इसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं। इसके बाद दूसरा आता है स्ट्रेटोस्फेयर, यानी कि ट्रोपोस्फेयर के बाद का जो लेयर होता है वायुमंडल का वो स्ट्रेटोस्फेयर होता है। ये दोनों एक दूसरे से इस प्रकार से डिफरेंट है कि यहाँ पर ट्रोपोस्फेयर में आपको टेम्परेचर वेरिएबल मिलेगा, यानी कि टेम्परेचर एक समान नहीं मिलेगा, जबकि स्ट्रेटोस्फेयर में क्या होता है कि टेम्परेचर जो होता है वो इक्वल होता है। नेक्स्ट आता है इसके बाद का तीसरा जो लेयर है आयनोस्फेयर, यानी कि जहाँ पर जो परमाणु होते हैं वो अपने आयनों में डिवाइड हो जाते हैं। इसके बाद का जो लेयर आता है वो आता है एक्सोस्फेयर, यानी कि हमारे वायुमंडल का सबसे बाहरी पार्ट, इसे हम बहिर्मंडल भी कहते हैं, यानी कि एक्सोस्फेयर। तो इस प्रकार से जो हमारे पास में फर्स्ट एबायोटिक कंपोनेंट है एटमॉस्फेयर, उसके चार पार्ट होते हैं। दूसरा आता है लिथोस्फेयर। अगर हम लिथोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर लिथोस्फेयर जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है। पृथ्वी का वो भाग, जैसे मान लीजिए पृथ्वी गोल है, और पृथ्वी के ऊपर ऊपर का जो भाग होता है जहाँ पर कॉन्टिनेंटल होता है और ओशियन होता है, राइट, यानी कि भूभाग और पानी जो होता है वो वाला पार्ट जो होता है उसकी जो सतह होती है वो क्रस्ट कहलाती है। उसके नीचे जो सॉलिड पार्ट होता है वो मेंटल कहलाता है, और उसके नीचे और जो लिक्विड एंड सॉलिड दोनों का मिक्सअप होता है वो कोर कहलाता है, ठीक है। तो हमारे जो ज़मीनी भाग है ना वो ब्रॉडली तीन कैटेगरी में डिवाइड है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। नेक्स्ट पार्ट आता है इसका हाइड्रोस्फेयर, यानी कि जो हमारा एबायोटिक कंपोनेंट है उसका तीसरा पार्ट हाइड्रोस्फेयर, जहाँ पर वाटर होता है, यानी कि पूरे पूरे पृथ्वी का जो कंप्लीट वाटर है
वो हाइड्रोस्फीयर बनाता है। अब ये वो जो वाटर है वो सरफेस का वाटर हो सकता है, अंडरग्राउंड का वाटर हो सकता है, या फिर हवा का वाटर हो सकता है। हवा में एक तरीके से जो क्लाउड्स होते हैं, या फिर जो ग्लेशियर होता है, आइस होता है, आइस कैप होता है, आइसबर्ग होता है, ये सारे चीज़ें जो होती हैं वो एक तरीके से एयर में इंक्लूड की जाती हैं। सो यहाँ पर तीनों ही प्रकार का जो वाटर होगा मिला करके एक अपना मंडल बनाएगा, जिसे हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। इन सभी को हम यहाँ पर एक डायग्राम से समझने का ट्राई करते हैं। ये हमारे पृथ्वी का पार्ट है, जिसका ऊपरी हिस्सा जो है वो क्रस्ट कहला रहा है, यानी कि सतह जो है जहाँ पे हम रहते हैं, ज़मीनी हिस्सा वो क्रस्ट हो गया। इसके नीचे का जो एरिया होता है, ये जो आपको ऑरेंज कलर का दिख रहा है, इसे हम मेंटल कहते हैं। और इसके नीचे का जो हिस्सा होता है येलो कलर का और रेड कलर का, ये दोनों कोर कहलाते हैं, राइट। जिसमें जो येलो कलर का जो पार्ट है वो आउटर कोर है, जो कि लिक्विड का होता है। और जो अंदर का जो रेड कलर का लग रहा है, रेड कलर का जो मार्क दिख रहा है वो इनर कोर है, यानी कि ये सॉलिड पार्ट होता है। तो इस प्रकार से पृथ्वी के अंदर के अगर हम बात करें, यहाँ पर ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर ऊपर जो होता है हिस्सा, ये कहलाता है क्रस्ट। इसके आप थोड़ा सा नीचे जाओगे कुछ किलोमीटर की दूरी पर, वो पार्ट कहलाएगा इसका मेंटल का। और इसके और नीचे जाओगे सो ये पार्ट कहलाएगा आपका कौन सा, कोर वाला पार्ट। इसी प्रकार से जब आप वापस जाओगे, ये इसका सेंटर हो गया, तो इसके अपोजिट कोर, फिर मेंटल, और फिर ये ऊपरी सतह क्रस्ट कहलाएगी। यानी कि चारों तरफ से अगर आप बात करेंगे पृथ्वी की, तो बीच में जो सेंटर होता है उसके चारों ओर आपको ये चार पार्ट नज़र आते हैं। ये पृथ्वी का एक पार्ट बनाते हैं लिथोस्फीयर। यहाँ पर हम दूसरे डायग्राम से समझते हैं कि एक पृथ्वी का जो पूरा पार्ट होता है, मंडल होता है, उस वो किस प्रकार से डिवाइड होता है। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर की, यानी कि जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसका फर्स्ट पार्ट जो है एटमॉस्फेयर। ये आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो बाहर बाहर दिखा रहा है आपको पृथ्वी के सतह के ऊपर, ये एटमॉस्फेयर है। जस्ट इसके नीचे आप आओगे तो ये जो इस प्रकार से आपको नज़र आ रहा है, ठीक है, ये वाला पार्ट कहलाता है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का, यानी कि हमारा जो ज़मीनी भाग है जिस पे हमारे महाद्वीप हैं, वो सारे के सारे उसकी परत जो होती है वो क्रस्ट कहलाती है, जिसे हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है इसके बाद में ओशन क्रस्ट, यानी कि जहाँ पे महाद्वीप है वहाँ पे तो हो गया भाई ज़मीनी भाग, लेकिन जहाँ पे ज़मीन नहीं है, पानी होता है, तो पानी की जो सतह होती है जहाँ पे पानी रहता है, उस क्रस्ट को बोलते हैं ओशन क्रस्ट, राइट। जैसे मान के चलिए ये समुद्र है, इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो इस समुद्र में जो नीचे की जो ये परत होती है, जहाँ पर ये पानी है, ये क्रस्ट जो है, ये वाली जो परत जो है, ये परत कहलाती है ओशन क्रस्ट। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी लिथोस्फेयर। अब जो पार्ट आएगा वो किसका आएगा भाई, लिथोस्फेयर का आएगा। आई मीन ये लिथोस्फेयर के पार्ट चल रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में अपर मेंटल है, जो कि ओशन क्रस्ट के नीचे होती है, और फिर मेंटल होता है, यानी कि लोअर मेंटल, ठीक है। ये जो लोअर मेंटल है वो आपको इस प्रकार से कुछ रिमार्क करके दिखा रहा होगा, इतना सा जो एरिया होता है वो। फिर इसके बाद में जो है वो आउटर कोर है, ये वाला कोर कैसा है, आउटर कोर है ये यहाँ का। और लास्ट में है इनर कोर, ठीक है, जो कि रेड कलर का नज़र आ रहा है। इस प्रकार से हमारे यहाँ पर दो जो स्फीयर हैं वो क्लियर होते हैं, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर, राइट। तीसरा यहाँ पर जो हाइड्रोस्फेयर है वो हमारी इस पृथ्वी के ऊपर, संपूर्ण पृथ्वी पे, चाहे वो वायुमंडल में हो, चाहे वो ज़मीनी भाग पर हो, चाहे फिर वो अंडरग्राउंड यानी कि किसी भी क्रस्ट वाले पार्ट में हो, तीनों को मिला करके जहाँ का भी जल होता है, कंप्लीट जल को हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पर अर्थ के लिथोस्फीयर पार्ट की, जो दूसरा पार्ट है लिथोस्फीयर उसकी। तो लिथोस्फीयर में जो ये उबड़ खाबड़ जो आपको पार्ट दिख रहा है इस प्रकार से, ये हमारा हो गया महाद्वीप, यानी कि हमारा ज़मीन का हिस्सा। और ये जो ब्लू कलर का दिख रहा है ये हो गया यहाँ पर ओशियन। और इसके नीचे की जो ये परत होती है कंप्लीट, ये कहलाती है क्रस्ट। तो दोनों की क्रस्ट कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियन क्रस्ट कहलाती है, राइट, जिसे लास्ट में ब्लैक कलर से रिप्रेजेंट कर रखा है। इसके बाद में आता है मेंटल, जिसमें पहला पार्ट जो दे रखा है वो है येलो कलर का, जिसे हम अपर मोस्ट मेंटल बोलते हैं।
इसकी जो थिकनेस है वो भी दे रखी है। लगभग 100 किलोमीटर जो होता है वहाँ तक का जो ज़मीनी हिस्सा होता है वो लिथोस्फीयर का होता है प्रॉपर, जहाँ पर हम पानी इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, जो कि अंडरग्राउंड हो सकता है, फिर ओशियन को हो सकता है। जस्ट इसके नीचे जाओगे 200 किलोमीटर होता है, तो ये आपका एस्थेनोस्फीयर होता है। 400 किलोमीटर के नीचे जाओगे तो सॉलिड एस्थेनोस्फीयर होता है, और 750 किलोमीटर और गहराई में जाओगे तो मेंटल का ट्रांजिशन होता है, यानी कि मेंटल जो होता है वो यहाँ पर अलग होना स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद में लोअर मेंटल आता है, और फिर बाद में आउटर कोर आता है। सबसे लास्ट में जो सबसे खतरनाक होता है, जो कि रेड कलर का होता है, पूरा तरीके से लावा होता है, ये बहुत खतरनाक होता है। इसका टेम्परेचर बहुत हैवी होता है, लगभग 6800 डिग्री, यानी कि 6800 डिग्री टेम्परेचर इसका तापमान होता है। बहुत ही खतरनाक होता है, ये इनर सॉलिड कोर कहलाता है। ठीक है, बाकी लावा यहाँ भी होता है, लेकिन ये इतना ज़्यादा खतरनाक लावा नहीं होता है। अब बात करते हैं इनके लेयर के अकॉर्डिंग हार्डनेस की। तो देखिए, जो मेंटल पार्ट होता है वो यहाँ पर आपको आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, आदि के ऑक्साइड से मिलकर के बना हुआ दिखाई देगा। ठीक है, ये वाला पूरा पार्ट जो होता है वो आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आदि के ऑक्साइड से मिलकर के बना होता है। जबकि अगर बात करें नेक्स्ट कोर की, तो कोर यहाँ पर निकल और फेरस का बना होता है। निकल और फेरस का जो आउटर कोर होता है वो लिक्विड होता है, सो यहाँ पर निकल और फेरस का ऑक्साइड होता है। जबकि इनर कोर बिल्कुल ठोस होता है, यहाँ पर निकल और फेरस ही होते हैं केवल, जो कि एक ज्वाला के रूप में निकलते हैं और बाद में ठंडा होने से परत के रूप में जमा हो जाते हैं। ठीक है, इसका टेम्परेचर मैंने आपको बोला था कि 6800 के आसपास आपको मिलेगा। सो इस प्रकार से यहाँ पर सभी जो लेयर्स हैं वो डिफाइन हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एटमॉस्फेयर के नोट्स के बारे में। तो नोट्स आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट जो डिस्क्रिप्शन होगा वो इजीली मिल जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में। तो जो एबायोटिक कंपोनेंट है उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एटमॉस्फेयर जो कि हवा का होता है, लिथोस्फेयर जो कि अर्थ होती है, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि जो पानी होता है। वो ये 3 ब्रॉडली एबायोटिक कंपोनेंट है। सबसे पहले बात करते हैं एटमॉस्फेयर यानी कि एयर के बारे में। तो एयर वाला जो पार्ट है वो यहाँ पर 4 लेयर में डिवाइड रहता है, और पृथ्वी के चारों ओर गैसों का जो आवरण होता है उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ट्रोपोस्फेयर हो गया जिसे क्षोभमंडल कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया समताप मंडल, आयनोस्फेयर आयन मंडल, और एक्सोस्फेयर यानी कि बहिर्मंडल। सबसे पहले बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर की यानी कि क्षोभमंडल की। तो एटमॉस्फेयर की जो सबसे पहली परत होती है और जो पृथ्वी की सतह से बिल्कुल पास होती है, ठीक है, उसे हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इसकी जो मोटाई होती है लगभग 13 किलोमीटर के आसपास होती है। ये एवरेज है, पोलर पे से लगा करके और सेंटर पे से लगा करके दोनों का। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर के और फीचर की। तो ये ध्रुवों पर जो होती है वो 8 से 10 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, और भूमध्य रेखा पर इसकी जो ऊंचाई होती है ये कहाँ तक फैली होती है, 16 से 18 किलोमीटर तक फैली होती है। नेक्स्ट बात करें यहाँ पर मध्य अक्षांश पर ये 10 से 12 किलोमीटर तक फैली होती है, और ऊंचाई पर जाने पर इस लेयर में 5 डिग्री का प्रति किलोमीटर के हिसाब से टेम्परेचर में कमी आती है भाई। जैसे कि ये आपके पास में डायग्राम में ये इसके 4 लेयर है। ये पृथ्वी होगी, पृथ्वी के पहला लेयर हो गया नीचे नीचे का ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आयनोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। अगर हम इसमें लेयर के अकॉर्डिंग ऊपर जाएंगे, जैसे पृथ्वी की सतह है यहाँ से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो सबसे पहले जो परत आएगी ना वो ट्रोपोस्फेयर की आएगी। और ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि जैसे जैसे आप 1-1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो आपका टेम्परेचर जो है ना वो 5 डिग्री तक कम होता हुआ चला जाएगा। राइट, तो ये करीबन 10 किलोमीटर की रेंज की लेयर होती है यहाँ तक। इसके बाद में चालू जाती है, या इसके बाद में स्टार्ट हो जाती है स्ट्रेटोस्फेयर। यहाँ पर टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, फिर इसके बाद आता है यहाँ पर आयनोस्फेयर, जहाँ पर आयंस बनेंगे, और इसके बाद आता है एक्सोस्फेयर। राइट,
तो ट्रोपोस्फेयर के और फीचर की बात करते हैं। ऊंचाई पर किलोमीटर के हिसाब से 5 डिग्री का आपको डिक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। बादलों का निर्माण भी इसी परत में होता है भाई, जो क्लाउड्स बनते हैं, वर्षा होती है, वो इसी परत में बनते हैं। इसके ऊपरी भाग में तापमान स्थिर रहता है, इसलिए इसके ऊपरी भाग को क्षोभ सीमा कहते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर इस प्रकार से मान के चलिए, ये ट्रोपोस्फेयर है, ठीक है, और ये इसका ऊपरी भाग अंतिम हिस्सा जो है, इसके कुछ हिस्से में कुछ रेंज तक टेम्परेचर बिल्कुल इक्वल हो जाता है, ना घटता है ना बढ़ता है। तो इस लेयर को, है तो ट्रोपोस्फेयर की, लेकिन इस लेयर को, इतने से एरिया को अपन बोलते हैं यहाँ पर ट्रोपोपोज, ठीक है, जहाँ पर तापमान जो होता है, वो स्टॉप हो जाता है या इक्वल हो जाता है। नेक्स्ट आता है दूसरा स्ट्रेटोस्फेयर यानी समताप मंडल। ये ट्रोपोस्फेयर के बाद क्लियर होती है, तापमान स्थिर होता है, इसलिए हम समताप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट, ये जो परत होती है ना, वो 60 किलोमीटर तक के एरिया तक फैली होती है स्टार्टिंग से, अगर आप बात करेंगे तो। नेक्स्ट, ओजोन गैस इसी लेयर में पाई जाती है और ये परत भी बनाती है। सो इस स्ट्रेटोस्फेयर को हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं या ओजोन परत भी कहते हैं। नेक्स्ट, O3 परत सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट जो कि हानिकारक किरणें होती है ना, उनसे हमारी रक्षा करती है। और ये जो एरिया होता है स्ट्रेटोस्फेयर, ये बादलों से मुक्त होता है, इसलिए इसमें आसानी से जो एयर व्हीकल होते हैं वो चल सकते हैं, ठीक है, या एयरप्लेन जो होते हैं वो आराम से इसमें फ्लाई कर सकती हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। नेक्स्ट, आयन मंडल। इस परत में गैसों के परमाणु जो होते हैं वो आयनित हो जाते हैं, यानी कि वो आयन में टूट जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण इन आयनों को परावर्तित करके कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए तरंगे भेज सकते हैं पृथ्वी पर। यानी कि आयनोस्फीयर में हम सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, जिससे पृथ्वी पर काफ़ी सारे जो कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं ना, वो डेवलप किए जाते हैं, उनको मैनेजमेंट किया जाता है। इसके बाद में आता है एक्जोस्फेयर यानी कि बाहरी मंडल। वायुमंडल या एटमॉस्फेयर का सबसे बाहरी भाग एक्जोस्फेयर कहलाता है, यानी कि जो हमारे वायुमंडल से बाहर चला गया है। अब इसके बाद क्या आ जाएगा, स्पेस आ जाएगा, यानी कि अंतरिक्ष स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इनके किलोमीटर की बात करी जाए तो लगभग 660 किलोमीटर के बाद से ये जो एरिया है वो ख़त्म हो जाता है और स्पेस चालू हो जाता है। नेक्स्ट दूसरा पार्ट आता है लिथोस्फेयर, राइट, यानी कि ज़मीनी जो हिस्सा होता है वो वाला पार्ट। ये वाला पृथ्वी का मुख्य भाग होता है और इसे 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी का ऊपरी भाग क्रस्ट, बीच का भाग मेंटल और नीचे का भाग क्रोड, जिन्हें हम डायग्राम की हेल्प से पीछे समझे भी थे। क्रस्ट सबसे ऊपरी हिस्सा होता है और ये 50 किलोमीटर की मोटाई तक का होता है। इसमें 2 पार्ट ऐड किए गए, कॉन्टिनेंटल को और ओशियन को। नेक्स्ट, ओशियन यहाँ पर बेसाल्ट और ग्रेनाइट दोनों ही प्रकार के चट्टानों का हो सकता है। नेक्स्ट, मेंटल जो यहाँ पर है ये 2 लेयर का बना होता है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। 670 किलोमीटर की मोटाई तक का जो एरिया होता है वो अपर मेंटल में जाता है और 2400 तक की जो किलोमीटर की मोटाई होती है, ये गहराई होती है, वहाँ तक का एरिया लोअर मेंटल में जाता है, ठीक है। इन दोनों पार्टों में आयरन, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ठीक है, निकल, क्रोमियम आदि के ऑक्साइड पाए जाते हैं, यानी कि ये इनके ऑक्साइडों से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट, कोर वाला पार्ट यानी कि अंतिम पार्ट पृथ्वी का, और ये भी 2 पार्ट में डिवाइड रहता है, आउटर कोर और इनर कोर। आउटर कोर लिक्विड कहलाता है, जबकि इनर जो होता है वो सॉलिड होता है, ठीक है। लिक्विड जो होता है उसमें डिफरेंट होता है कि इसमें निकल और फेरस के ऑक्साइड होते हैं, जबकि सॉलिड में क्या होता है, निकल और फेरस के केवल तत्व पाए जाते हैं, केवल तत्व पाए जाते हैं। जो इनर कोर होता है इसका टेम्परेचर भी हाई होता है। तो इस प्रकार से लिथोस्फीयर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट तीसरा आता है हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। तो पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उस पूरे के पूरे जल भाग को जल मंडल कहा जाता है। जैसे कि बात करें सरफेस वाटर की, जिसमें ओशियन यानी कि समुद्र हो सकता है, लेक्स झील हो सकती है या रिवर्स हो सकती है, नदियाँ।
अंडरग्राउंड वाटर को ऐड करते हैं जिसमें वेल कुएं हो सकते हैं और एक्यूफर भी हो सकता है। नेक्स्ट, एयर जो वाटर होता है इसमें लिक्विड हो सकता है, वेपर हो सकता है या फिर आइस हो सकती है। एयर वाटर में हम मोस्टली क्लाउड को और फॉग को इंक्लूड करते हैं। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा जो जल का भाग है वो हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। हाइड्रोस्फीयर का जो ऊपरी भाग होता है जिसे हम फ्रोजन पार्ट कहते हैं, ये आइस का बना होता है, जैसे कि ग्लेशियर हो गया, आइस कैप हो गया और आइस बर्ग हो गया। ठीक है, इसलिए फ्रोजन पॉइंट को क्रायोस्फीयर भी कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर में वाटर सभी जगह मूव करता है, जैसे कि समुद्र में, हवा में, हवा से ज़मीन में और ज़मीन से वापस से हवा में चला जाता है बादल के रूप में। सो एक साइकिल का निर्माण कर लेता है, इसे हम वाटर साइकिल कहते हैं। कुछ यहाँ पे टर्म्स दिए गए हैं जो कि इससे रिलेटेड है। फर्स्ट है क्लाउड। क्लाउड क्या होता है? तो भाई वाटर की ड्रॉपलेट्स या फिर आई का क्रिस्टल पार्ट जो होता है वो अगर एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, एटमॉस्फेयर यानी कि गैसों के साथ में पाया जाता है, तो वो क्लाउड कहलाता है। नेक्स्ट है फॉग। यदि पानी की जो बूंदी होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट होती हैं या आई के क्रिस्टल होते हैं, इनके पार्टिकल्स अगर एयर में प्रेजेंट होते हैं और वो भी बिल्कुल सरफेस के पास में, तो उसे हम फॉग कहते हैं। नेक्स्ट आता है आइस, यानी कि बर्फ़। क्या होता है भाई? सॉलिड फॉर्म होती है वाटर की जिसे हम बर्फ़ कहते हैं। यानी कि अगर हम बात करें ग्लेशियर का पिघलना और उसका समुद्र में जाके मिलना, आइस बर्फ कहलाता है। स्नोफॉल या स्नो किसे कहते हैं? तो प्रेसिपिटेशन मेड ऑफ आइस क्रिस्टल, दैट इज़ स्नो, यानी कि जो हल्की हल्की जो बर्फ़ के टुकड़ों की जो बरसात होती है उसे हम स्नो कहते हैं। राइट। तो इस प्रकार से इकोलॉजी के दो जो कंपोनेंट हैं, बायोटिक और एबायोटिक, हम यहाँ पर उसको डिस्कस कर रहे हैं और एबायोटिक कंपोनेंट हमने क्लियर कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है इसके बाद में बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, जिसमें हमने पहले बोला था कि भाई जो एनिमल होगा और प्लांट होगा दोनों से मिलकर बना होगा। ठीक है, इकोलॉजी के बायोटिक कंपोनेंट को हम बायोस्फीयर भी कहते हैं। सो अगर आप स्फीयर की बात करें तो टोटल स्फीयर कितने हो गए इकोलॉजी में? तो इकोलॉजी में 4 मैन स्फीयर होते हैं, जिसमें एटमॉस्फेयर पहला हो गया, लिथोस्फीयर, तीसरा हाइड्रोस्फीयर और चौथा बायोस्फीयर, यानी कि दूसरा बायोटिक कंपोनेंट। ठीक है, चारों में एक बार समरी के रूप में डिवाइड कर लेते हैं। एटमॉस्फेयर में 4 परतें होती हैं। ट्रोपोस्फेयर नीचे वाली परत जो बिल्कुल ज़मीन के पास और लगभग 10 से 12 किलोमीटर, जहाँ पे बादल बनते हैं। स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पे तापमान एकदम ईजी होता है, ओजोन गैस की परत पाई जाती है और हवाई जहाज जो होते हैं आसानी से उड़ सकते हैं। आयनोस्फेयर जहाँ पर गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आयन में डिवाइड होते हैं और हमारा जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं वहीं वहीं पे लॉन्च होते हैं या सेट होते हैं। एक्सोस्फेयर जो पूरा का पूरा बाहर का मंडल होता है। इसके बाद में लिथोस्फेयर की बात करें तो इसमें क्रस्ट, कॉन्टिनेंटल और ओशन 2 परत होती हैं। मेंटल में भी 2 परत होती हैं, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, और कोर, आउटर कोर और इनर कोर। राइट। हाइड्रोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर सरफेस का पानी हो गया, अंडरग्राउंड का पानी हो गया और एयर का पानी हो गया, जैसे कि ओशियन हो गया, लेक, रिवर, और अंडरग्राउंड में वेल्स हो गए और एयर में आइस हो गई और क्लाउड, ग्लेशियर हो गए। राइट। नेक्स्ट बायोस्फीयर, यहाँ पर एनिमल और प्लांट को इंक्लूड किया गया, लेकिन साथ में इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बाकी के 3 और जो ऊपर आपने स्फीयर पढ़े हैं उनको भी ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर कि ये पूरा का पूरा एक बायोस्फीयर का निर्माण करता है। यानी कि एनिमल और प्लांट के साथ में एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, इनका भी आपस में संबंध होता है, दैट इज़ बायोस्फीयर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको इजीली समझ में आया होगा।